बड़े भैया ने घूर कर देखा तो समिता सिकुड़ गई। कितनी कठिनाई से इतने दिनों तक रटा हुआ संवाद बोल पाई थी। अब बोल कर भी लग रहा था कि कुछ नहीं बोली थी। बड़े भैया से आंख मिलाकर कोई बोले, ऐसा सास घर में किसी का नहीं था। क्या बोला तूने? जरा फिर से कहना। बड़े भैया ने गंभीरता से कहा। कह तो दिया एक बार। समिता का स्वर लड़खड़ा गया। कोई बात नहीं। बड़े भैया ने संतुलित स्वर में कहा, एक बार फिर से कह। अक्सर दूसरी बार कहने से अर्थ बदल जाता है। समिता ने नीचे देखते हुए कहा, मुझे अनिमेष से शादी करनी है। यह अनिमेष वही है ना जो कुछ दिनों पहले यहाँ आया था? बड़े भैया ने पूछा। जी। और वह बंगाली है? बड़े भैया ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा। जी। समिता ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। और हम लोग, जिसमें तू भी शामिल है, तू शुद्ध शाकाहारी है। वह बंगाली तो अवश्य ही मांस मछली खाता होगा। जी। समिता ने सिर हिलाया। यह शादी नहीं हो सकती, बड़े भैया ने गर्ज कर कहा। क्यों बड़े भैया? समिता ने सांस जुटाकर पूछा। क्यों, क्या दिखाई नहीं देता? एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण, एक पूर्व तो दूसरा पश्चिम। कहाँ है मेल इसमें? बड़े भैया ने डांट कर पूछा। कैसे रह पाएगी उस वातावरण में? पर हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या यह मेल नहीं है? समिता ने दृढ़ता से उत्तर दिया। अच्छा, तो तू इतनी बड़ी हो गई है कि अपने फैसले स्वयं करेगी। लगता है तू अपने को विश्व सुंदरी समझने लगी है, जो चाहे कर लेगी। बड़े भैया ने व्यंग्य से कहा। समिता यह सोचकर चुप रही कि उत्तर देगी तो वो और भी भड़क जाएंगे। उनका टेप एक बार चालू होता है तो फिर बंद ही नहीं होता। कोई उत्तर ना पाकर बड़े भैया ने पूछा, और अगर मैं शादी की मंजूरी नहीं दूँ तो हम कोर्ट में शादी करेंगे। समिता का विद्रोह भड़क उठा। शाबाश बेटी, भैया ने ताली बजाते हुए कहा। तूने मेरी इज्जत रख ली। अगर मैं शादी के लिए हामी भर देता तो लोग हजार सवाल करेंगे। मैं जवाब देते देते थक जाऊंगा। समिता को सहसा विश्वास नहीं हुआ कि बड़े भैया समर्थन कर रहे हैं या तीखा व्यंग्यवान छोड़ रहे हैं। उनसे किसी बात की कभी भी उम्मीद की जा सकती थी। समिता दुविधा में पड़ गई। अब क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? बड़े भैया ने डांट कर पूछा। समिता ने डरते डरते कहा, आप नाराज हो गई? हाँ, नाराज होने की बात ही है। अच्छी तरह से फैसला कर लिया है ना? ऊंच नीच सब सोच लिया है ना? भैया ने कहा। बाद में पछताएगी तो नहीं? जी नहीं, संक्षिप्त उत्तर दिया। तो जाओ कोर्ट में शादी कर आओ, मैं तुम दोनों को आशीर्वाद दे दूंगा। बड़े भैया ने भी अपना निर्णय सुना दिया। समिता का दिल डूब गया। स्वीकृति पाकर भी वह प्रसन्न नहीं हुई। हर लड़की की तरह वह भी वधू बनकर पूरी साज सज्जा और श्रृंगार के साथ विदा होने की अभिलाषा रखती थी। यह तो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि टिकट लेकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंच गई। जब तक विद्रोह की स्थिति में थी बहुत ऊंचा ऊंचा सोचती थी। अब असलियत सामने आई तो दिल बैठ गया। सारे सपनों का रंग फीका पड़ने लगा। बड़े भैया 7 बहनों में सबसे बड़े थे और शायद इसलिए यह नाम उनके व्यक्तित्व और ऊंचे दर्जे के कारण उनके चेहरे पर चिपक गया था। माता पिता के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। 2 भाइयों की शादी तो पिता ने ही कर दी थी। मरने से पहले 2 बहनों की शादी तय कर दी थी। ये सब काम बड़े भैया ने ही किए हैं। इस बात की उन्हें प्रशंसा भी मिली। समय से तीसरी बहन की भी शादी कर दी। इसी समय उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। अब रह गई सबसे छोटी बहन समिता, जो उनसे 15 वर्ष छोटी थी। उनके बीच भाई बहन का नहीं, एक पिता पुत्री का रिश्ता था। दोनों घर में अकेले थे क्योंकि अन्य बहनें ससुराल चली गई थी और भाई अपनी अपनी नौकरियों पर अन्य शहरों में थे। समिता बड़े भैया से जितनी डांट खाती थी उतनी ही वह उनके सिर चढ़ी हुई थी। कोर्ट की शादी से समिता धूमधाम की शादी से वंचित रही, जबकि अनिमेष के परिवार वालों को लगा जैसे वे लोग धोखा खा गई। खाली हाथ बिना दहेज की बहू के आने से उनकी नाराजगी चेहरे पर एक बहुत बड़े मस्से की तरह दिखाई देने लगी। क्योंकि अनिमेष ही अपनी कमाई से घर चला रहा था, इस कारण कुछ कहने का साहस किसी को नहीं हुआ। भाई साहब,
एक परिचित ने व्यंग्य से पूछा। यह बेमेल शादी आपने स्वीकार कैसे कर ली? कहाँ हम उत्तर भारत के, कहाँ वह बंगाली। बड़े भैया ने कूटनीति का सहारा लेते हुए कहा, भाई मेरी स्वीकृति का प्रश्न ही कहाँ उठता है। उन दोनों ने अपनी मर्जी से कोर्ट में शादी कर ली तो मैं क्या कर सकता था। हाँ, आपको एक दावत न मिलने का दुख अवश्य होगा। परिचित महोदय ने जेब कर कहा, मेरा मतलब यह नहीं था। पता नहीं कैसे निर्वाह करेंगे। आखिर उन दोनों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तो बिल्कुल अलग है ना। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, पर संस्कार तो सबके भारतीय ही है ना। और फिर सारे विद्वान, जिसमें से आप भी हैं, कहते हैं न कि विवाह तो जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाते हैं। बड़े भैया ने हंसते हुए आगे कहा, मैं और आप क्या कर सकते हैं। उन सज्जन का मुंह बंद हो गया। समिता ने दर्शन शास्त्र में एमए किया था और साथ ही बीएड भी कर लिया था। पहले एक स्कूल में, फिर एक अच्छे नामी कॉलेज में व्याख्याता के पद पर कार्य कर रही थी। अनिमेष दूसरे कॉलेज में वरिष्ठ व्याख्याता था। अक्सर मिलते जुलते रहते थे। एक दूसरे के प्रति आकर्षण ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया। अंत में शादी करने का भी इरादा कर लिया। दोनों परिवारों के विरोध का भी उन्हें आभास था, पर कोशिश यही थी कि शादी बिना किसी झंझट के हो जाए। बाकी देख लेंगे। आशा के विपरीत बड़े भैया ने कुछ नहीं कहा, जबकि अनिमेष ने घर वालों से कुछ समय तक असहयोग आंदोलन किया। शादी को लगभग 7 महीने हो चुके थे और ऊपरी तौर से सबकी जीवन यात्रा सुचारू रूप से चल रही थी। रात्रि के 11 बजे होंगे। बड़े भैया टीवी पर एक रोचक धारावाहिक देख रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। साथ ही कोई धड़ाधड़ बड़बड़ा भी रहा था। बड़े भैया को दहशत हुई कि कहीं लुटेरा या आतंकवादी तो नहीं। धीरे धीरे सोचते हुए दरवाजे तक आए। दरवाजे में लगे शीशे में झांक कर देखा, पर अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आया। कौन है? उन्होंने धमकाते हुए पूछा। मैं हूँ, एक मिमियाता स्वर आया। दरवाज़ा खोलिए। आवाज़ कुछ परिचित सी लगी, पर धोखा भी तो हो सकता है, सोचकर बड़े भैया ने कड़क कर पूछा, मैं कौन? सिमी। लगा कि आवाज़ में जान ही नहीं थी। बड़े भैया प्यार से उसे सिमी बुलाते थे। बड़े भैया ने झट से दरवाज़ा खोला। स्मिता हाथ में एक छोटा सूटकेस लिए खड़ी थी, ठीक किसी फिल्मी नायिका की तरह। पहले तो बड़े भैया की छाती से चिपट कर रोई, फिर सीधे अपने कमरे में चली गई। बड़े भैया ने कुछ नहीं कहा, केवल गंभीरता से सोचते रहे कि सुबह होने पर ही पूछेंगे। वैसे पूछने की आवश्यकता भी क्या है। सवेरे वे अखबार पढ़ रहे थे। समिता सामने बैठी अचानक से प्याले प्लेट इधर उधर करते हुए सोच रही थी कि ये बड़े भैया कैसे हैं, कोई चिंता ही नहीं। अंत में जब सब्र का बांध टूट गया तो उसने भैया के हाथों से अखबार छीनते हुए कहा, पूछोगे नहीं मैं क्यों आई हूँ? शरारत भरी मुस्कुराहट से उन्होंने कहा, पूछने की क्या ज़रूरत है? पति पत्नी में तकरार तो होती ही रहती है, सब ठीक हो जाएगा। समिता ने क्रोध से कहा, यह तकरार नहीं बड़े भैया, मैं वह घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आई हूँ। बड़े भैया ने हंस कर कहा, शाबाश बेटी, ये तूने बहुत अच्छा किया। इस घर में तेरी बड़ी कमी महसूस होती थी। आज लौकी के कोफ्ते बनाना, बहुत दिन हो गए खाए हुए। बड़े भैया, आप इसे मजाक समझ रहे हैं? समिता ने क्रोध से पूछा। उन्होंने गंभीरता से उत्तर दिया, जिंदगी में ऐसे फैसले कभी मजाक नहीं होते। तूने स्वयं शादी का फैसला किया, मैंने मान लिया। अब तू हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आ गई है, यह भी मान लिया। तू चिंता मत कर, यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। एक बार भी तो नहीं पूछा कि झगड़ा क्यों हुआ, मानो उन्हें कोई तकलीफ ही नहीं है। समिता तो सब कुछ उगलना चाहती थी, कब तक चुप बैठी रहेगी। अचानक वह सिसकने लगी, रोते रोते बोली, बड़े भैया उन्हें बहू नहीं, एक नौकरानी चाहिए। दिन भर घर में चक्की की तरह पिसती रहती हूँ, पर किसी को कोई परवाह नहीं। किसी से क्या मतलब? भैया ने अनजान बनते हुए पूछा। कहा ना, किसी को भी नहीं। समिता ने चिढ़ कर कहा, पर तू कॉलेज पढ़ाने तो अब भी जाती है ना? बड़े भैया ने पूछा। सो तो जाती हूँ, समिता ने कहा, पर मेरे पीछे कोई भी काम नहीं करता, सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। तो तू नौकरी छोड़ दे, बड़े भैया ने सलाह दी। रुपया जो कमा कर लाती हूँ, रुपया भी तो चाहिए उन्हें।
समिता ने तड़क कर कहा। और अनिमेष का क्या कहना है? पहले तो मेरी ओर से कुछ बोलते भी थे, पर अब माता पिता और बहन के दबाव में उन्होंने भी साथ देना छोड़ दिया है। कहते हैं कि मैं ही परिवार में मिलजुल कर नहीं रहती। अब आप ही बताइए कि क्या मेरी अपनी कोई शख्सियत नहीं है? मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है? क्या मुझे अपनी तरह से जीने का अधिकार नहीं है? वह एक ही सांस में कह गई सब कुछ। गंभीरता से विचार करते हुए बड़े भैया ने कहा, यह बात तो ठीक है। अगर इंसान अपनी पहचान ही भूल जाए तो पढ़ाई लिखाई का क्या लाभ? सच में ही तेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। अच्छा किया जो तू वह घर छोड़कर चली आई, हमेशा हमेशा के लिए। समिता को समझ में नहीं आया कि बड़े भैया ताना दे रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं। अक्सर ऐसी ही दोहरी बात करते हैं, उनको समझना बड़ा मुश्किल है। अब मैं क्या करूं? समिता ने उलझन में पड़कर पूछा। करना क्या है? आराम से यहाँ रहे और चैन की बांसुरी बजा। हाँ, कॉलेज जाना मत छोड़ना। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, भैया ने समझाते हुए कहा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, अब कुछ नाश्ता वास्ता भी मिलेगा। समिता के तने हुए चेहरे पर मुस्कान की लहर दौड़ गई। बड़े भैया कभी नहीं बदलेंगे। 7 दिन हो गई। समिता के खिले हुए मुखड़े पर चिंता की लकीरें उभरने लगी थी। बड़े भैया के समर्थन और आश्रय प्रदान करने से उसे बड़ी तसल्ली हुई थी। पहले तो यही सोचा था कि देखते ही वह डांटेंगे, फटकार लगाएंगे, बुरा भला कहेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर बड़े भैया को छोड़कर उसका था ही कौन? क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही है? बड़े भैया ने पूछा। कुछ भी तो नहीं, समिता ने कहा। कुछ तो है, वे मुस्कुराए। समिता ने झिझकते हुए कहा, आप वहाँ कहलवा दीजिए कि मैं यहाँ हूँ और बड़े आराम से हूँ। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं क्यों कहूँ ऐसा, पर लगता है तेरे दिल में अनिमेष के लिए कुछ जगह है, इसलिए परेशान है। समिता ने जल्ला कर कहा, मुझे कोई परवाह नहीं उन लोगों की। क्या उनको मेरी परवाह है? इसलिए तो कहता हूँ। बड़े भैया ने हंस कर कहा, जब एक बार फैसला घर छोड़ने का कर लिया तो अब उसी पर अटल रह। समिता चुप हो गई। इतवार का दिन था। छुट्टी के हिसाब से सब काम धीरे धीरे हो रहा था। घंटी बजी, तब समिता अपने कमरे में थी। महरी के सिवा कौन होगा? वह भी तो आराम से आएगी। बड़े भैया ने धीरे धीरे उठकर दरवाज़ा खोला। तुम? बड़े भैया ने चौंक कर पूछा। यहाँ क्यों आए हो? समिता से मिलने आया हूँ, अनिमेष ने जेबते हुए कहा। वह तुमसे नहीं मिलना चाहती, कहकर उन्होंने तड़ाक से दरवाज़ा बंद करने की नाकाम कोशिश की। बड़े भैया, अनिमेष ने बड़े सम्मान से कहा, आपसे तो बात कर सकता हूँ, या आप भी मुझसे बात नहीं करेंगे? भैया ने सोचते हुए कहा, हाँ मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, पर याद रखना मुझे तुम मूर्ख मत समझना। अनिमेष ने झुककर उनके घुटने छूते हुए कहा, ऐसी जुर्रत कर सकता हूँ क्या? ठीक है, अंदर आ जाओ। समिता ने अनिमेष को देखा तो पास आ गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। बड़े भैया ने डांट कर कहा, सिमी तू अंदर जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। समिता सहम कर अंदर चली गई। चाय मेज पर रखी थी। बड़े भैया ने चाय का प्याला भरकर अनिमेष की ओर बढ़ाया। यहाँ क्यों आए हो? बड़े भैया ने तीखे स्वर में प्रश्न किया। मैं समिता को लेने आया हूँ, वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। बड़े भैया ने दृढ़ स्वर में कहा, वह तुम्हारा घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई है, यहाँ उसे कोई तकलीफ नहीं है। अनिमेष ने झिझकते हुए कहा, दरअसल कुछ गलतफहमी हो गई है, मैं उसे दूर करने आया हूँ। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? बड़े भैया ने क्रोध से कहा, क्या तुम उसे एक नौकरानी की तरह नहीं रखते? जब तुम उसे बाहर काम करने के लिए भेजते हो तो क्या तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का यह कर्तव्य नहीं है कि घर के कार्यों में उसका हाथ बटाए? यही उसे समझाना चाहता हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। बस उसे थोड़ा मेरे माता पिता से इज्जत से पेश आना चाहिए। तुम्हारा मतलब है मेरी बहन बदतमीज है? बड़े भैया ने क्रोध से पूछा। अनिमेष ने तुरंत बचाव करते हुए कहा, जी नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा थोड़ा सम्मान से पेश आए, आखिर वे मेरे माता पिता हैं। ओ, बड़े भैया ने व्यंग्य से कहा, सम्मान से पेश नहीं आती, पढ़ा कर तो तुम भी आते हो, क्या आते ही झाड़ू पोछा और खाना बनाने लगते हो?
थोड़ी देर तो नवाब साहब की तरह बैठकर चाय नाश्ते का इंतजार करते ही हो। अनिमेष उत्तर देने के लिए सही शब्द नहीं पा सका। उसकी जीभ लड़खड़ा गई। अरे आते ही थकी मांदी लड़की से यह सब उम्मीद करे कि काम में जुट जाए या सम्मान से भी पेश आए, यह सोचकर तुमने एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ बड़ा अन्याय किया है। बड़े भैया ने सिर हिलाते हुए कहा। भैया आप समझ नहीं रहे हैं, अनिमेष ने तेवर सवर में कहा। वह किसी भी सूरत में मुझसे और मेरे परिवार से घुल मिल कर नहीं रहना चाहती। यानी तुमने उसे और उसने तुम्हें समझने में भूल की है। यह शादी तुमने भावना में बहकर जल्दबाजी में कर ली। भैया ने तीखा प्रश्न किया। जी ऐसा तो नहीं था, अनिमेष ने हकलाते हुए कहा। हमने सारे पहलुओं पर अच्छी तरह से गौर कर लिया था। असलियत की दुनिया कल्पना के संसार से बहुत अलग होती है ना दामाद बाबू। बड़े भैया ने कटु व्यंग्य से पूछा। अब जब समझ ही लिया है कि यह शादी एक भूल थी तो यहाँ क्या करने आए हो, मैं उसे समझाना चाहता हूँ, अनिमेष ने धीरे से कहा। यानी तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए थोड़ी जगह है। भैया कुटिलता से मुस्कुराए। अनिमेष सिर झुकाकर नीचे देखने लगा। सुनो दामाद बाबू, सिमी तुमसे न तो मिलेगी और न ही यहाँ से जाएगी, भैया ने दृढ़ता से कहा। तुम जा सकते हो, अनिमेष ने भी उतनी ही दृढ़ता से उत्तर दिया। भैया समीता से मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। पति पत्नी के बीच में आप क्यों आते हो? मुझे एक मौका दीजिए। कैसा पति कैसी पत्नी? बड़े भैया ने कटुता से ऊंचे स्वर में कहा ताकि समीता भी साफ साफ सुन ले। सिमी तुम्हारा घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई है, यह अच्छी तरह से समझ लो। समीता के कलेजे पर सांप लौट रहे थे। उसे ऐसी आशा नहीं थी कि बड़े भैया अनिमेष का इतना अपमान करेंगे। उसे अनिमेष पर ना जाने क्यों तरस आने लगा। जो भी हो मैं मिलकर ही जाऊंगा, अनिमेष ने समीता के कमरे की ओर बढ़ते हुए कहा। ठहर जाओ, बड़े भैया ने डांट कर कहा। मैं इतना कमीना तो नहीं हूँ कि तुम्हें घर से बाहर उठाकर फेंक दूँ, पर सिमी से मिलने की आज्ञा कभी नहीं दूंगा। इधर वाला कमरा खाली है, वहाँ जब तक मर्जी हो रहो, पर सिमी से मिलने की कोशिश मत करना। अनिमेष लाचारी से कमरे में चला गया। समीता थोड़ी देर में बाहर आई तो चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। बड़े भैया ने रूखे स्वर में कहा। मैंने अनिमेष को डांट दिया है, अगर अपनी और मेरी इज्जत प्यारी है तो उससे बात मत करना। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रहो। हाँ, नौकर के हाथ नाश्ता या खाना कमरे में ही भिजवा देना। मैं बाहर उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता, समझी? बड़े भैया 2 दिनों तक दीवार बने बीच के कमरे में आराम कुर्सी लगाकर बैठे रहे। दफ्तर से भी छुट्टी ले ली थी। समीता पर पूरा विश्वास था कि वह अनिमेष से बात नहीं करेगी। अनिमेष के ऊपर ही पैरा लगा हुआ था कि वह उकता कर चला जाएगा। बड़े भैया अपनी कूटनीति पर मुस्कुरा रहे थे। वे पहले ही जानते थे कि इस तरह की शादी में कोई दम नहीं होता, पर पागलों को भला कोई समझा सकता है क्या? 3 दिन हो गए। बड़े भैया ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। न जाने कब आंख लग गई थी। दिन चढ़ आया था। अखबार वाला कभी का अखबार बालकनी में फेंक कर चला गया था। अजीब सा सुनापन था। सिमी, बड़े भैया ने पुकारा। अरे चाय वाय मिलेगी कि नहीं? कोई उत्तर नहीं। सिमी के कमरे में जागा। कमरा खाली था। ध्यान से देखा तो उसका सूटकेस भी नदारद था। अनिमेष भी गायब था। कहाँ गए? और तब बड़े भैया ठठा कर हंस पड़े। आखिर उनकी तरकीब काम कर ही गई। अगले साल समीता गोद में अपना बच्चा लेकर बड़े भैया के पास आई। अनिमेष साथ में था। बड़े भैया खिलखिलाकर हंस पड़े। अब तुम दोनों उस चेक के हकदार हो जो मैंने तुम्हारे शादी के लिए रखा हुआ था। बच्चा भी है, इसलिए सूद के साथ बोनस भी दे रहा हूँ। अब आशा करता हूँ कि तुम दोनों हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे। दोनों ने शर्मा कर मुंह नीचे कर लिया। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।